जब से अमेरिका में रायट शुरू हुए हैं तब से हमारे भारत के लिबरल्स काफी बिजी हैं। पहले तो वो अमेरिका की ब्लैक कम्युनिटी के बारे में झूठ फैला रहे हैं और दूसरा कुछ लोग तो इंडिया में भी रायट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको पता नहीं हो कि अमेरिका में हुआ क्या है, तो अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक आदमी है जिसका एक पुलिस ऑफिसर ने कैमरा पर बड़ी ही बेरहमी से हत्या की है। और ये जो वीडियो है ये पूरे अमेरिका में वायरल हो गया है, पूरी दुनिया में वायरल हो गया है और पूरे अमेरिका में अलग अलग शहरों में इसके खिलाफ पुलिस को रिफॉर्म करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस पूरे सिचुएशन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हुए और मेरे कुछ रिकमेंडेशंस देते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो जाकर आप इंग्लिश चैनल पर देख सकते हैं अगर आपको इस सिचुएशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं एक ऐसे डेवलपमेंट की जो इंडिया में हो रही है अमेरिका के इस प्रोटेस्ट को देखकर। कुछ भारत के ऐसे लोग हैं, कुछ भारत के ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो कह रहे हैं कि अमेरिका में ब्लैक्स की जो सिचुएशन है बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन इंडिया में मुसलमानों की है। और कुछ बुद्धिजीवी तो भारत में भी हिंसा भड़काने की या रायट भड़काने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंसा भड़काने वाले बुद्धिजीवियों की। तो गेस हु इज बैक? अरे भैया ये अभी भी यूट्यूब पर हैं, इनको तो मी टू भी नहीं रोक पाया। चचा जान रिटर्न्स। मुझे पता ही नहीं था कि विनोद दुआ अभी भी यूट्यूब पर है और उन्होंने वीडियो बनाया है कि किस तरह से भाई जो अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस तरह से ही प्रोटेस्ट इंडिया में भी होने चाहिए। और अमेरिका के लोगों को देखिए अपने राइट्स पता है लेकिन इंडिया के लोगों को अपने राइट्स नहीं पता है। जिस तादाद में गोरे क्या, भूरे क्या, काले क्या, जिस तादाद में लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरे हुए लोग, वो देखकर पता चलता है कि वहाँ जनता में सहानुभूति है और अपने जो हुकूक है, इंसानियत है उनमें और जो हक है उसके प्रति वो जागरूक है जो हमारे यहाँ नहीं। उसी तरह से एक और इंसान है अशोक स्वैन है, अशोक स्वैन। उन्होंने भी यही कहा है कि इंडिया में मास मोबिलाइजेशन की जरूरत है। अब मुझे पता नहीं, चचा जान की थोड़ी उम्र हो गई है तो दिमाग में चीजें याद नहीं रहती हो शायद, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि पिछले कुछ महीनों में भारत में प्रोटेस्ट हो रहे थे। दिसंबर से भारत में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहां तक कि एक भीड़ ने 2 महीने तक एक मेन इंडिया की सड़क को इलीगली ब्लॉक करके रखा हुआ था प्रोटेस्ट के नाम पर। उससे पहले भी जब कश्मीर में गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटाया था उस समय भी प्रोटेस्ट हुए थे भारत में। तो भैया प्रोटेस्ट तो हर चीज पे इंडिया में चलते रहते हैं। क्रिकेट और बॉलीवुड के बाद ये तो इंडिया का 3rd फेवरेट पास टाइम है प्रोटेस्ट करना। उन्होंने कहा कि भाई यूएस में तो इतने कम लोग हैं फिर भी प्रोटेस्टर्स के डर की वजह से ट्रंप को बेसमेंट में जाना पड़ा। हम तो 130 करोड़ हैं। पूरे अमेरिका में इस वक्त मतलब लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं कि जो इंसानी हक होते हैं उनकी हिफाजत के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बेसमेंट में जाना पड़ा। तो कहना क्या चाह रहे हो यार चचा? क्या आप भी यही चाहते हैं कि अमेरिका में जिस तरह से कुछ लोग हैं वो वायलेंस कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं, दुकानों को जला रहे हैं, उसी तरह से भारत में भी लोग यही काम करना शुरू कर दें? अगर ये प्रोटेस्ट पीसफुल होते तो ट्रंप को बेसमेंट में जाना पड़ता नहीं। ये प्रोटेस्ट जो वॉशिंगटन डीसी में हुए थे उसमें बहुत हिंसा होने लगी थी, इसलिए ट्रंप को बेसमेंट में जाना पड़ा। तो क्या आप भी इंडिया में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मोदी को भागना पड़े? कमाल के रेवोल्यूशनरी हैं आप। यही तो प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ यार। जो लोग सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन हिंसा करवाते रहते हैं ना सड़कों पे, ये खुद हिंसा नहीं करेंगे, ये दूसरों को भेजेंगे कि तुम जाओ हिंसा करो, मैं अपने घर में बैठूंगा, कॉफी पीऊंगा और ट्वीट करूंगा। इनके घर पे अगर कोई हिंसा करने के लिए आ गए ना तो इनकी फटके हाथ में आ जाएगी, लेकिन दूसरों को ये हिंसा करने के लिए जरूर बोल सकते हैं। चाचा जी ऐसा है, आप रहने दीजिए ये सब काम। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। आप वापस जाइए, समोसे टेस्ट कीजिए, गुलाब जामुन टेस्ट कीजिए, वही काम बढ़िया था आपका। और एक और डेंजरस काम हो रहा है भारत में जहां पर कुछ लोग जो हैं वो इंडिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी हालत को बिल्कुल अमेरिका की ब्लैक कम्युनिटी के बराबर बता रहे हैं। मोहम्मद जुबैर जो को फाउंडर है ऑल्ट न्यूज का, उसने भी एक ट्वीट लिखा जहां पर वो भारत के मुसलमानों की सिचुएशन बिल्कुल अमेरिका के ब्लैक कम्युनिटी से कंपेयर कर रहा था। उसी तरह से हमारी राणा अयूब मैडम है, उन्होंने भी
अमेरिका के ब्लैक कम्युनिटी की सिचुएशन बिल्कुल इंडिया के मुसलमानों से कंपेयर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका, हमें तुम्हारा पेन समझ में आता है। जॉर्ज फ्लॉयड का खून जो है वो बिल्कुल पहलू खान जैसा, जुनैद जैसा, अखलाक जैसा खून है। उनको लिंच कर दिया गया था उनके कंट्री में अदर होने के लिए। अरे माता जी कितना ज्ञान पे लिएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमें आपका गुस्सा समझ में आता है, हमें आपका आउटरेज समझ में आता है, ये एक हेट क्राइम है। अरे मैडम, रोज इनका नया बवासीर है यार, कमाल का टैलेंट है। कुछ लोग होते हैं जो महीने में एक बार बवासीर करेंगे, लेकिन ये मैडम का रोज का एक बवासीर निकल के आता है। और देखिए, पुलिस रिफॉर्म जरूरी है इंडिया में, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह से ये मैडम जो है ये ब्लैक कम्युनिटी को अमेरिका की, इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी से कंपेयर कर रही है, ये बिल्कुल झूठ है। और ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो हमें दिखाता है कि किस तरह से गलत सलत हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई है और क्यों ये बहुत जरूरी है कि इंडिया के लोग, आप और हम खुद अपनी हिस्ट्री पढ़ें, खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और खुद ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम अपने खुद के कंक्लूजन बनाएं। और इस लॉकडाउन ने देखिए हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि जो किताबें हमने बहुत समय से, जो ऑथर्स हमने बहुत समय से पढ़ने का सोचा था, उनको पढ़ने का अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तो एक तरीका जो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत अच्छा लगता है वो है ऑडियो बुक्स। मुझे ऑडियो बुक सुनना बहुत पसंद है। जब मैं एडिटिंग कर रहा होता हूँ वीडियोस की, या फिर जब मैं वर्कआउट कर रहा होता हूँ या कुछ और काम कर रहा होता हूँ, काम का काम हो जाता है और किताब की किताब भी पढ़ ली जाती है। तो आपको कुछ किताब पढ़ने में मदद करने के लिए आज के इस वीडियो का स्पॉन्सर है स्टोरीटेल। स्टोरीटेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे 1 लाख से ऊपर ऑडियो बुक्स और ई बुक्स आपके हाथों में मौजूद होंगी। मुझे स्टोरीटेल के बारे में देखिए क्या पसंद है कि पढ़ने के बीच में और लिसनिंग के बीच में आप बड़ी आसानी से स्विच कर सकते हैं। तो अभी मैं स्टोरीटेल पर हरिशंकर परसाई की एक किताब पढ़ रहा हूं, तुलसीदास चंदन घिसे। हरिशंकर परसाई हिंदी के सबसे महान व्यंग्य लेखकों में से एक हैं। मैं जब छोटा था तो मेरे फादर मुझे हरिशंकर परसाई पढ़कर सुनाया करते थे और मुझे बड़ी खुशी है कि अब मैं फिर दोबारा स्टोरीटेल की हेल्प से हरिशंकर परसाई को रीडिस्कवर कर पा रहा हूं। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्टोरीटेल के बारे में मुझे ये पसंद है कि ये आपके लिसनिंग एक्सपीरियंस को बहुत कन्वीनियंट बनाता है। आप अलग अलग फेमस पर्सनालिटीज की आवाजों में किताब सुन सकते हैं, आप अलग अलग लैंग्वेजेस में किताब पढ़ सकते हैं, आप अपने खुद के बुकमार्क्स बना सकते हैं। इसमें आपको स्लीप मोड, नाइट मोड और एक प्रीसेट स्नूज मोड भी मौजूद है। और इसका एक बड़ा अच्छा पर्सनल रिकमेंडेशंस का फीचर है जिसके थ्रू आप नई नई किताबों को डिस्कवर कर सकते हैं। और क्योंकि आप शाम शर्मा शो के इतने करीबी दोस्त हैं, घर का मामला है, अगर आप नीचे दिए गए स्टोरीटेल के लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको स्टोरीटेल पर 30 दिन का एक फ्री ट्रायल मिलेगा। नॉर्मल लोगों को सिर्फ 14 दिन का मिलता है। और उसके बाद आपको स्टोरीटेल पर 1 लाख जो किताबें हैं उस पर एक्सेस मिलेगा सिर्फ एक बुक की प्राइस के लिए। और मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल इंस्टाग्राम पर ऑफर भी है। अगर आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर स्टोरीटेल को ज्वाइन करते हैं और स्टोरीटेल पर एक किताब सुनते हुए अपनी फोटो इंस्टाग्राम पर लगाते हैं और उस फोटो में शाम शर्मा शो को और स्टोरीटेल को टैग करते हैं, तो आप में से कुछ लकी विनर्स को स्टोरीटेल का एक स्पेशल कोड मिलेगा जिससे आपको स्टोरीटेल पर 3 महीने का फ्री एक्सेस मिलेगा। स्टोरीटेल का इस्तेमाल कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आप स्टोरीटेल पर सबसे पहली किताब कौन सी पढ़ने जा रहे हैं। और मैं राणा अयूब पे एक सेकंड में आता हूं, लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड निकल कर आया है इस सारे मामले में, वर्चू सिग्नलिंग का। तो अमेरिका में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अमेरिका में जो जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस ने मारा है, उसके ऊपर देखिए तरह तरह के जो हमारे फेमस पर्सनालिटीज हैं वो इंस्टाग्राम पे अपना स्टेटस लगा रहे हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर, दलित लाइव्स मैटर, मुस्लिम लाइव्स मैटर, वुमेन्स लाइव्स मैटर, माइग्रेंट लाइव्स मैटर। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जब साधुओं को लिंच किया जाता है, साधुओं को मारा जाता है, तब इस तरह के इंस्टाग्राम स्टेटस नहीं लगते। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यह है कि दलित लाइव्स जो है वो तभी मैटर करती हैं जब हिंदुओं के बीच में कास्ट के ऊपर लड़ाई करवानी होती है। जब एक डरी हुई कम्युनिटी दलितों को अटैक करती है या दलितों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करती है, तब दलित लाइव्स नहीं मैटर करती हैं। जब एक डरी हुई कम्युनिटी दलितों के खिलाफ आर्टिकल 370 के अंडर डिस्क्रिमिनेशन करती है कश्मीर में, तब दलित लाइव्स नहीं मैटर करती हैं। जब एक डरी हुई कम्युनिटी दलितों को पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से एथनिकली क्लेंस करती है, उनका कत्लेआम मचाती है, तब दलित लाइव्स नहीं मैटर करती हैं। भाई देखिए, दलित इन लोगों के लिए खिलौना है। जब तक दलितों का इस्तेमाल किया जा सकता है हिंदुओं में कास्ट के ऊपर लड़ाई करवाने के लिए, तब तक ये दलित खिलौना बहुत अच्छा है। लेकिन जिस दिन दलितों ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया कि अरे देखिए ये डरी हुई कम्युनिटी जो है ये हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, ये हमको मार रही है, उस दिन ये दलितों को उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। और अब आते हैं राणा अयूब जी पे। राणा अयूब
जी और मोहम्मद जुबैर जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई भारत की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी सिचुएशन अमेरिका की ब्लैक कम्युनिटी जैसी है बिल्कुल। और इसमें दो बड़े पॉइंट आते हैं। तो पहले राणा अयूब जी जो है वो लिंचिंग्स की बात कर रही हैं, लेकिन ये लिंचिंग्स में भी इन्होंने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, क्योंकि इन्होंने जुनैद की तो बात की, इन्होंने अखलाक की तो बात की, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने कमलेश तिवारी की बात नहीं की, इन्होंने रामलिंगम की बात नहीं की, इन्होंने अंकित सक्सेना की बात नहीं की, इन्होंने उन साधुओं की बात नहीं की जिनका काउ स्मगलर्स ने बहुत ही बेरहमी से खून किया था। और जिस पीरियड की ये बात करती है कि भारत में लिंचिंग्स बढ़ी हैं, उस पीरियड में ही 150 से ऊपर केसेस हैं जिसमें मुसलमानों ने हिंदुओं को लिंच किया है। तो पता नहीं क्यों उनको ये डिस्कस नहीं करती। यहां तक कि जिस हेट ट्रैकर को लेके ये छाती पीटती रहती थी इतने समय तक, उस हेट ट्रैकर को ही उसकी पेरेंट कंपनी ने बंद कर दिया, क्योंकि इस हेट ट्रैकर का जो इंफॉर्मेशन था वो गलत था। तो पहला तो ये सीधे सीधे लिंचिंग्स के बारे में झूठ बोल रही है। और दूसरा, जो ब्लैक कम्युनिटी है अमेरिका की, उनकी जो हिस्ट्री है वो भारत की मुस्लिम कम्युनिटी की बिल्कुल ऑपोजिट है। भारत में मुस्लिम जो है वो इन्वेडर बनकर आए थे और भारत में वो 800 साल तक रूलिंग क्लास बनकर रहे थे। जो नॉर्थ इंडिया की सबसे बढ़िया जमीन थी वो मुस्लिम्स को मिला करती थी उस समय पर। जो इनके गवर्नमेंट में जो पोजीशंस थी सबसे अच्छी अच्छी, वो या तो मुस्लिम्स को मिला करती थी या फिर वो उन हिंदुओं को मिला करती थी जो मुस्लिम सुप्रीमेसी अपने ऊपर एक्सेप्ट करते थे। यहां तक कि कई मुस्लिम सुल्तान जो हैं वो तो हिंदुओं से जजिया वसूल किया करते थे, क्योंकि हिंदू नॉन मुस्लिम थे। इसको आप ब्लैक कम्युनिटी से कंपेयर कीजिए। ब्लैक कम्युनिटी जो है इनको जबरदस्ती गुलाम बनाकर अमेरिका लाया गया था, और अमेरिका में गुलाम बनने से पहले भी ये गुलाम हुआ करते थे। लेकिन किसके गुलाम हुआ करते थे? अरे हाँ, मुस्लिम अरब्स के गुलाम हुआ करते थे। तो पहले आपने इनको गुलाम बनाया और अब आप कह रहे हैं कि आप इनकी तरह ही विक्टिम हैं। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को कि नया गाली कौन सा दूं। वे कमाल के बेशरम लोगो यार। अगला पॉइंट इन दोनों कम्युनिटी को अगर कंपेयर किया जाए तो ये आता है कि ब्लैक्स के खिलाफ अमेरिका में सिस्टमैटिकली लीगली डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। पहले स्लेवरी में इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता था, फिर सेग्रीगेशन में इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने सेपरेट बट इक्वल एक लीगल डॉक्ट्रिन बनाई थी, जिसकी वजह से अमेरिका के साउथ में जिम क्रो लॉज बनाए गए थे। इन जिम क्रो लॉज की वजह से लीगली गोरों के बीच में और ब्लैक कम्युनिटी के बीच में सेग्रीगेशन किया जाता था। पब्लिक स्कूल्स का, पब्लिक प्लेसेस का, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, रेस्टरूम्स का, रेस्टोरेंट्स का, यहां तक कि ड्रिंकिंग फाउंटेन्स का भी सेग्रीगेशन किया जाता था। यहां तक कि अमेरिका की जो मिलिट्री भी थी वो उस समय सेग्रीगेटेड थी। उसको आप कंपेयर कीजिए इंडिया के मुस्लिम से, जहां पर कभी भी इस तरह की लीगल डिस्क्रिमिनेशन इंडिया के मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं हुई है। यहां तक कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंडिया के जो मुस्लिम है उनको एक्स्ट्रा राइट्स प्रोवाइडेड है, क्योंकि इंडिया के मुसलमानों को ये राइट है कि वो अपने अलग लॉज बना के रखें, हिंदुओं और अलग कम्युनिटी से अलग। इनका अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है। यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक जैसी एक घटिया इस्लामिक प्रैक्टिस को बैन करने की कोशिश की, उस समय भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून बना दिया जिससे कि वो ट्रिपल तलाक को रख सके। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक्टिवली मुस्लिम कम्युनिटी को डिफेंड कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। ये तो बिल्कुल उल्टा है ब्लैक कम्युनिटी से, जहां पर यूएस गवर्नमेंट जो है वो एक्टिवली ब्लैक कम्युनिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी। यहां तक कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और 30 के मुताबिक इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उनको एक्स्ट्रा राइट्स मौजूद हैं हिंदुओं से ज्यादा, जहां पर वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जैसे भी चाहे चला सकते हैं। हिंदुओं के पास ये राइट नहीं है। ये तो बिल्कुल उल्टा है भैया ब्लैक कम्युनिटी से। इंडिया में हिंदू टेंपल्स को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। हिंदू टेंपल्स के पैसे के साथ गवर्नमेंट जो करना चाहे वो कर सकती है, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट के पास ये राइट नहीं है कि मॉस्क को कंट्रोल करे। भैया अमेरिका में ब्लैक कम्युनिटी को कब ऐसी फ्रीडम थी? यहां तक कि आजादी के बाद कश्मीर के मुसलमानों को आर्टिकल 370 दिया गया था, जिसके अंडर वो हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला डिस्क्रिमिनेशन कर सकते थे। इस तरह की पावर कब दी गई थी ब्लैक्स को अमेरिका में? मुस्लिम इन्वेडर जब इंडिया में आए थे और जब उन्होंने इंडिया पर कब्जा किया था, वो खुद अमीर हो रहे थे, लेकिन इंडिया का जीडीपी कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहा था उनके राज में। ये चार्ट है कॉन्टूर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो ए मैडिसन ने किताब लिखी है उससे। उसके बाद माइंड मेकर्स का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जो दिखाता है कि किस तरह से जो मुस्लिम रूलिंग क्लास था वो भारत के आम लोगों को एक्सप्लॉइट करता था, जरूरत से ज्यादा
ज्यादा टैक्स करता था और फार्मर्स को किस तरह से एक्सप्लॉइट करता था। ये आर्टिकल नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो प्लीज उस आर्टिकल को भी जाकर पढ़ें। तो भाई ब्लैक कम्युनिटी को कब ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो गोरों के ऊपर रूल करें और वो गोरों के पैसे के साथ जो मर्जी चाहे करें। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कमाल की बात तो ये है कि जो मुस्लिम अब कह रहे हैं कि भाई हम तो बिल्कुल ब्लैक कम्युनिटी जैसे विक्टिम है, ये खुद ब्लैक कम्युनिटी को गुलाम बनाया करते थे। हिस्टोरियन पॉल लवजॉय ने दिखाया है कि करीब करीब 10 मिलियन अफ्रीकन को स्लेव बना के अरेबिया ले जाया गया था। 650 एडी और 1600 एडी के बीच में 7.25 मिलियन अफ्रीकन को गुलाम बनाकर अरेबिया ले जाया गया था। लवजॉय ने यह भी कैलकुलेट किया है कि करीब करीब 4 मिलियन अफ्रीकन स्लेव्स को पर्शियन गल्फ और इंडिया भी भेजा गया था अरब मुस्लिम्स के द्वारा। और डेविड लिविंगस्टोन एक ब्रिटिश मिशनरी था और ट्रैवलर था जिसने ये नोट किया था कि कितनी बुरी तरीके से अरब मुस्लिम्स जो थे वो अपने अफ्रीकन गुलामों को ट्रीट करते थे। और ये अरब्स हैं जो राणा अयूब के हीरो हैं, जो कई पाकिस्तानियों के हीरो हैं और जो कुछ इंडियन मुसलमानों के भी हीरो हैं। बढ़िया है यार, पहले तुम इनको गुलाम बनाओ और उसके बाद इनकी तरह विक्टिम बनाओ। ये तो वही बात हो गई कि मैं तुम्हें चाकू मारूं और उसके बाद मैं फिर जाके पुलिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूं। तो प्लीज इस प्रोपागेंडा में ना फंसे। ब्लैक कम्युनिटी की जो हिस्ट्री है अमेरिका में, वो मुस्लिम कम्युनिटी की जो हिस्ट्री है इंडिया में उससे बिल्कुल अलग है। प्लीज राणा अयूब जैसे लोगों को और एंटीफा जैसे लोगों को इन प्रोटेस्ट को हाईजैक ना करने दें। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये बहुत एक अच्छी कारण के लिए हो रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी सिमिलैरिटीज देखते हैं भारत की जो मुस्लिम कम्युनिटी है और अमेरिका की ब्लैक कम्युनिटी के बीच में? हाँ या ना नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। मुझे पता है आज का एपिसोड थोड़ा लंबा था, लेकिन मुझे आशा है कि आपने पूरा एपिसोड जरूर देखा हो। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है तो प्लीज नीचे शाम शर्मा शो के पेट्रियन लिंक पर क्लिक करें और शाम शर्मा शो के एक पेट्रन बने। इससे आपको हमारे शो के जो नए मग्स है वो मिलेंगे और आपको शाम शर्मा शो के व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी एक्सेस मिलेगा। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया तो किस बात का इंतजार कर रहे हो हैं? ये रहा बटन, क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और हमारे यहां और भी एपिसोड्स हैं, जरा उनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे।